हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप जो हमारी सीरीज जो हमने आपके सामने शुरू की है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, वो सीरीज हमारी साइंस की रहेगी। साइंस सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, चाहे वो आपके केंद्र सरकार की परीक्षा हो या किसी भी राज्य सरकार की परीक्षा हो, उन सभी के लिए साइंस जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपके प्रश्नों के अंतर्गत जो भी आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो उसके लिए हमने आपके लिए डिजाइन की है 3 क्लास को, और 3 क्लास में देखिएगा, फिजिक्स हमारी मंडे को शुरू होती है, केमिस्ट्री की हमारी क्लास हो चुकी है आपके बुधवार को, वेडनेसडे को, और बायोलॉजी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज यानी कि फ्राइडे को जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमसे किस टाइम जुड़िएगा, तो आज हमसे आप लोग 6 बजे जुड़िएगा। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे हम आपको फिजिक्स कराएंगे, कंप्लीट आपको क्या कराएंगे, जनरल साइंस के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री कराएंगे, फिर हम जनरल साइंस के अंतर्गत आपको बायो भी कराएंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी किसकी है, तो आज की क्लास हमारी जो है वो आपकी बायोलॉजी की है। तो समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर होता क्या है और बायो की कैसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है आपके जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान की भी आपकी 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 जो हमारी शाखा होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है, जंतु विज्ञान। और जो दूसरी इसकी जो शाखा होती है तो उसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। किस नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से। आप अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी, और जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जीरोलॉजी। और ओवरऑल जो हमारे पार्ट बनते हैं वो किसके पार्ट बनते हैं, तो वो आपके जो पार्ट बनते हैं वो आपके 2 पार्ट है, किसके, बायोलॉजी के। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपके बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लेकिन जीवधारियों में 2 प्रकार के जीवधारी शामिल होते हैं, एक तो जीवित और मृत। एक तो मृत जीवधारी शामिल होते हैं और जीवित जीवधारी शामिल होते हैं। तो जीवित और प्लस जो मृत जीवधारी होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो एक तो हमारी परिभाषा ये बनती है कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन जीवधारियों में आपके मृत प्लस जीवित दोनों जीवधारी शामिल होते हैं, इसी प्रकार हम उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिएगा, जंतु विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें जीवित प्लस मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जो सड़ी गली वनस्पतियों का जो अध्ययन किया जाता है, या जो जो आपकी जीवित प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, ताजी वनस्पतियां होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के उसको हम नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो आगे के पॉइंट हैं वो क्या बनते हैं। अगर वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को, उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे जंतु विज्ञान का जनक किससे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि ओवरऑल हम बायोलॉजी का जनक किससे कहते हैं, तो बायोलॉजी का जनक हम किससे कहते हैं, तो बायोलॉजी का जनक हम किससे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है कि बायोलॉजी का जनक हम अरस्तु को कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो जीव शब्द दिया था, यानी कि सबसे पहले जो जीव शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो सबसे पहले जीव शब्द लैमार्क बट्रेवी रेनस ने दिया था। लेकिन जब जीव का शब्द इन्होंने दिया था, तो आपको जो जीव विज्ञान का जनक जो कहना चाहिए वो लैमार्क को कहना चाहिए, लेकिन जीव विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु कहते हैं। ऐसा क्यों, तो जीव शब्द जो है वो लैमार्क व ट्रेवी रेनस ने दिया था, लेकिन जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको है, आपके अरस्तु को। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि अरस्तु जो होते हैं उनको जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि मृत की बात करते हैं कि डेड बॉडी हो गई है हमारे शरीर, लेकिन मानव शरीर जो हो गया है मृत, तो मानव शरीर जब मृत हो जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, तो उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, आपके मीथेन। तो मीथेन को हम क्या बोलते हैं, CH4 के नाम से जानते हैं। तो जो मीथेन गैस जो निकलती है आपके, यहां से बात करेंगे कि जो मीथेन गैस जो निकलती है, ठीक है, वो आपके कई सारे कारणों से होती है। जैसे
धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से आपके मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत की बात करेंगे तो पशुपालन उद्योग से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मृत शरीर से कौन सी गैस निकलती है? तो भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। अगर बात करेंगे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारी होती है, इसका जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? आपका मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस होती है, उसका जो मुख्य अवयव होता है वो भी आपका क्या होता है? मीथेन होता है। तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव क्या होता है? आपके मीथेन होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो मीथेन होती है वो हमारे पास कितनी जगह से निकलती है? धान के खेत से निकलती है, पशुपालन उद्योग से निकलती है, हमारे मृत शरीर से निकलती है। सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी क्या है? आपके मीथेन है। तो इस प्रकार हम बायोलॉजी के अब प्रश्नों को देखेंगे। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो देखिएगा बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो मतलब होता है आपके जीव और लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता? बायोलॉजी कहलाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता? बायोलॉजी कहलाता है। तो अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब प्रश्नों की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, या तो यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। हर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। तो प्रश्न है हमारा कि जंतु विज्ञान क्या है, यानी कि जंतु विज्ञान हम किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान क्या है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान केवल जीवित जानवरों का अध्ययन किया जाता है, केवल जीवित वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जीवित प्लस मृत दोनों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, ये जीवित प्लस मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जूलॉजी का जो पिता है उन्हें हम किसे कहते हैं? तो जूलॉजी का पिता हम किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका एनिमल। तो पुस्तक लिखी थी, उसमें 500 प्रकार के जीव जंतुओं की चर्चा की थी। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो जीवित प्लस मृत जानवरों का अध्ययन कहलाता है क्या? आपका जीरोलॉजी के नाम से हम जानते हैं उसको, ठीक है। अगले प्रश्न, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित प्लस मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया था। मृत शरीर से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है आपके मृत शरीर से, का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है, जिसके जनक किसको कहते हैं? तो जिसका जनक अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेक्योलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा कि जो आपका एक्थियोलॉजी है ये क्या कहलाता है? ये मत्स्य की संरचना का अध्ययन कहलाता है। मत्स्य की संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो मत्स्य पालन क्या होता है? आपके मछली को हम क्या कहते हैं? तो मछली पालन जो होता है वो मत्स्य के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मछलियों का अध्ययन भी हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद जो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पैरासिटोलॉजी की बात करेंगे तो परजीवी जीवों का अध्ययन आपका कहलाता है, ठीक है। मैं लेकोलॉजी की बात करेंगे तो देखिएगा इसको कहते हैं, तो मोलस्का जो जीव होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है आपका, ठीक है। अब एक को बात मैं आपको बताता हूं, जैसे हम किसी चीज का अगर अध्ययन करते हैं तो मान लीजिएगा हमको हृदय का अध्ययन करना, हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमें कोई समस्या होती है तो इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और किसी चीज को विज्ञान की भाषा में पालन, यानी कि मछली पालन, रेशम पालन को हो गया, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसे हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी हो गया, इसका जो विशेषज्ञ है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। लेकिन उसका अगर हम पालन करेंगे किसी मधुमक्खी, किसी रेशम के कीट का, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलीना? क्या हुआ था
कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया था, यानी क्लासिफिकेशन कर दिया गया था जीवधारियों का। तो जीवधारियों का जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो उनको 5 चरणों में विभाजित कर दिया गया। कितने चरणों में विभाजित किया गया? 5 चरणों में उसको विभाजित कर दिया था। 5 चरणों में आप चरण देखिएगा, सबसे पहले मोनेरा जगत आता है, उसके बाद बात करेंगे तो प्रोटिस्टा जगत आता है, फिर पादप को रखा गया, फिर कवक को रखा गया और उसके बाद जंतु को रखा गया। तो जो आपके जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया तो 5 क्षेत्रों में वर्गीकरण कर दिया गया था। 5 वर्गीकरण कर दिए थे 5 क्षेत्रों में, और उसमें जो आपके नीलहरित जो शैवाल थे उन्हें रखा गया था मोनेरा जगत में। इस जगत में रखा गया था, मोनेरा जगत में रखा गया था। और आपके जैसे यूग्लिना आपका हो गया तो इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया, और आपके अमीबा को किस में रखा गया? आपके, ठीक है, ठीक है, प्रोटिस्टा में रखा गया। यानी कि अमीबा और यूग्लिना को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। और कवक की बात करेंगे तो कवक को तो कवक के रब जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, खमीर हो गया, इसको यहाँ पर रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे जो पुराने जीव हैं वो कौन से आपके हैं? नीलहरित शैवाल हैं। ठीक है, अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया, यूग्लिना को भी किसमें रखा गया? आपके प्रोटिस्टा में ही रखा गया था। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे यहाँ से पॉइंट बनते हैं। ठीक है, चलिएगा, कह रहे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर्स ने दिया था, डार्विन ने दिया था, पालेस ने दिया था, या हेक्सले ने दिया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है उसके द्वारा ही जीव विज्ञान की नींव रखी गई थी, और ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति कृमिक परिवर्तनों द्वारा अपना विकास करती है, और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की क्या बना? नींव भी बना था। ठीक है, आधुनिक जीव विज्ञान की नींव भी बना था यही सिद्धांत आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग क्या है? तो लौंग क्या होती? लौंग पूजा में भी प्रयोग की जाती है, खाने में भी प्रयोग की जाती है। जैसे हमको खांसी आती है तो लौंग अगर मुंह में रख लेते हैं तो लौंग क्या होती है? खांसी को बाहर नहीं निकलने देती है। तो तने की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, पत्तियां हैं, सूखे फूल हैं। तो इसका सही आंसर होगा, देखिएगा लौंग की अगर हम बात करें तो लौंग की जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती है? बड़ी होती हैं, वह अंडाकार होती हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो इसकी जो ऊंचाई होती है पौधे की, तो लौंग का जो पौधा होता है इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? आपकी 10 से 20 मीटर तक होती है। और लौंग के पौधों को हम सदाबहार वृक्ष के नाम से जानते हैं, सदाबहार वृक्ष के नाम से जानते हैं लौंग के पौधे को। तो लौंग क्या है? तो लौंग आपके सूखे फूल हैं, ये देखिएगा। और सूखे फूल को हम क्या कहते हैं? बंद कलिया भी कहते हैं, बंद कलिया भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सूखे फूल ना होता तो क्या होता? बंद कलिया। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि मलेरिया निदान हेतु 8 थीतर नाम की औषधि प्राप्त होती है। बीजीय पादप से होती है, कवक से होती है, जीवाणु से होती है, काई से होती है? तो मलेरिया के लिए जो औषधि होती है वो कौन सी औषधि प्रयोग में ली जाती है? कुनैन। कुनैन औषधि का प्रयोग किया जाता है। और कुनैन क्या है? एक छाल है। ठीक है, तो छाल के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिएगा जब मलेरिया शरीर में हो जाता है तो मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला जो शरीर का जो अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्प्लिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्प्लिन के नाम से जानते हैं। स्प्लिन के बाद उसको हिंदी में हम तिल्ली कह सकते हैं, या ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो उसको प्लीहा के नाम से जानते हैं। तो मलेरिया अगर हमें हो जाता है तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलिज मच्छर को काटने से होता है। ठीक है, तो ये जो रोग आपका होता है कैसा जनित रोग है? तो आपके प्रोटोजुआ जनित रोग है। और प्रोटोजुआ की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोजुआ की जो खोज करता है वो आपके कौन है? रोनाल्ड रॉस। तो प्लाज्मोडियम जो
आपका प्रोटोजुआ होता है, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, और इसका जो वाहक होता है वो कौन होती है, मादा एनाफिलीज होती है। लेकिन आपका मलेरिया देखिएगा एक प्रोटोजुआ जनित रोग है, लेकिन अगर डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू आपके वायरस के माध्यम से फैलता है। किससे फैलता है, विषाणु के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटोजुआ को किसने खोजा, रोनाल्ड रॉस ने खोजा। विषाणु की बात करेंगे तो विषाणु को इवानोवस्की ने खोजा। और अगर यहां से हम बात करेंगे जीवाणु की, तो जीवाणु को किसने खोजा, तो जीवाणु को खोजा आपके ल्यूवेन हॉक ने। किसने खोजा, ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, तो जीवाणु को किसने खोजा था, आपके ल्यूवेन हॉक ने खोजा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बीजीय पादप से। तो बीजीय पादप इज द राइट आंसर मलेरिया निदान रोग हेतु। ठीक है, मलेरिया निदान हेतु जो नामक औषधि जो प्राप्त की जाती है वो बीजीय पादप से तैयार की जाती है। देखिएगा, फुनिन, एट्रोक्लोरोक्विन आदि औषधियां भी मलेरिया निदान के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये देखिएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक कौन होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी क्या होती है, पूरी तरह से वाहक होती है। मृस्तुलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं, तो लंबी होती है क्योंकि, यह क्यों लंबी होती है, भूमि का उच्च तापमान जड़ों का लंबा होना प्रोत्साहित करता है। ये तो बिल्कुल गलत है, भूमि का उच्च तापमान ऐसा कुछ नहीं है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ये तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है। जड़ें सूर्य की गर्मी से विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, तो ये सब आपके गलत हैं। तो यानी कि आंसर जो सही है, यानी कि पानी की तलाश में लंबे हो जाते हैं। तो इसका एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जंगल में जो पेड़ होते हैं वो आपके सीधे क्यों होते हैं, तो पानी की तलाश में उनकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर अंदर तक पानी की तलाश में चली जाती हैं। लेकिन पेड़ क्या होता है, तो पेड़ सीधा क्या होता है, सीधा रहता है पेड़ आपका। तो ये कारण आपका बन सकता है। तो जड़ें जो है वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक है, वनस्पतीय पौधों में। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, एक समुद्री जानवर को कहते हैं, एक जलीय पौधों को कहते हैं, एक पौधीय रोग को कहते हैं, जड़ रहित पौधों को कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं जल, ठीक है, लेकिन हम यहां से बात कर लेते हैं जल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि हम जल को क्या कहते हैं, तो जल को हम कहते हैं वाटर। लेकिन अगर हम पूछे कि जल को हम साइंस की भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो जल को हम साइंस की भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो जल को हम साइंस की भाषा में हाइड्रो के नाम से जानते हैं। तो जल के अध्ययन को क्या कहा हमने, हाइड्रोलॉजी। तो जल के अध्ययन को हमने क्या कहा, हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और जल आपके दो प्रकार का होता है, एक तो सादा पानी होता है और एक क्या होता है हमारा, भारी जल होता है। क्या होता है, भारी जल होता है। तो सादा पानी जो होता है उसको हम H2O कहते हैं, और जो भारी जल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम H2O कहते हैं। तो देखिएगा, जहां पर बहुत अधिक जल होगा, ठीक है, तो H2O को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। इस नाम से जानते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे कहते हैं, तो इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। H2O को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल को। और इसकी जो खोज की थी वो किसने करी थी, आपकी उरे ने की थी। किसने की थी, उरे ने। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रो क्या होता, तो देखिएगा हाइड्रो में जहां भी शब्द लग के आएगा उसका संबंध जो होगा वो हमेशा किससे होगा, पानी से होगा। तो या तो जलीय पौधे होते हैं या तो पर्णीय रोग पौधे होते हैं, जड़ रहित पौधे होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। एक समुद्री जानवर को कहते हैं, तो अत्यधिक पानी में पाए जाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स पौधे कहते हैं। तो एक जलीय पौधे होते हैं, कौन होते हैं, आपके जलीय पौधे आपके होते हैं। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कह रहे मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस आधार पर दिया है, कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, या आपके उपयुक्त सभी। तो मेंडल को यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं। तो आनुवंशिकता क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी
अपने वंश को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? आपका आनुवंशिकता कहलाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले जो आनुवंशिकता की जो खोज की थी वो किस पौधे पर की थी? तो इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की सबसे पहले खोज की थी इन्होंने। और इसको किस आधार पर कहा? तो लैंगिक जनन के आधार पर कहा। तो क्रोमोसोम होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? कोशिका भित्ति को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं, संपूर्ण कोशिका को कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर बात करेंगे कोशिका भित्ति, तो प्रश्न हमारा यह है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है? तो देखिएगा, कोशिका भित्ति हमेशा किसमें पाई जाएगी? पादपों में पाई जाएगी। और आपके जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है आपके? तो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक प्रकार का प्रोटीन है। तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन हमको सबसे ज्यादा किससे मिलेगा? तो प्रोटीन देखिएगा सबसे ज्यादा ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली से मिलता है, फिर हमको सोयाबीन से मिलता है, और सबसे ज्यादा हमको उसके बाद दालों से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करेंगे केंद्रक की खोज किसने करी? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1664 में किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। तो पावर हाउस के नाम से किसे जानते हैं? तो माइटोकांड्रिया को किससे जानते हैं? पावर हाउस के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, माइटोकांड्रिया जीव तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर, तो माइटोकांड्रिया दो चीजों में नहीं पाई जाती है, यानी कि दो जीवों में नहीं पाई जाती। एक तो जीवाणु में नहीं पाई जाती और नीलहरित शैवाल में। तो जीवाणु की खोज किसने करी? जीवाणु के ल्यूवेनहॉक ने करी। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है को छोड़कर से सभी सजीव पादप व जंतु कोशिकाओं के कोशाद्रव में आयनित रूप से बिखरे हुए कोशांगों को कहते हैं। श्वसन दर की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका को कोशिका एवं माइटोकांड्रिया में क्या होती है? संपन्न होती है। तो पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस हम माइटोकांड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से देखा है, बेस सोल्यूशन के द्वारा देखता है, तो आप अच्छी तरह से कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न यहीं से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। बायोलॉजी की क्लास हमारी, ध्यान रखिएगा क्लासों की टाइम टेबल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। केमिस्ट्री की क्लास जो होगी वो आपकी, यानी कि फिजिक्स क्लास आपकी सोमवार को होगी, बुधवार को केमिस्ट्री की क्लास होगी, और शुक्रवार को आपकी बायो क्लास होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।